अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसे फोर्थ टॉपिक बोलेंगे अनुवांशिकी। अनुवंशिकी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों एवं कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगन जोहान मेंडल ने 1822 से 1884 में दी। इसी कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो किसको बोलते हैं? ग्रेगन जोहान मेंडल को। अब हम पढ़ेंगे नोट में अनुवांशिकता। जेनेटिक्स शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेम जोहान्स ने दिया। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरणीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरणीय क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी तथा बौने स्मॉल टीटी पौधे के बीच क्रॉस कराया, जो निम्न परिणाम प्राप्त करेगा। देखिए, कैपिटल डबल टी लंबा पौधा जिससे निकलेगा एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी। और क्रमिक परागण। अब बौना पौधा स्मॉल टी, पितृ पौधा रहेगा उससे निकलेगा स्मॉल टी। अब स्मॉल टी और कैपिटल टी एक एक दोनों मिलके बनेंगे स्मॉल टी और कैपिटल टी। सभी संकर लंबे F1 पीढ़ी के होंगे। अब स्वपरागण 3 टाइप में बटा रहेगा। शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी 25%, संकर लंबे पौधे स्मॉल टी और कैपिटल टी 50%, शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी डबल स्मॉल टी F2 पीढ़ी के इसमें 25% रह गए। अब शुद्ध लंबे पौधे स्वपरागण से हमेशा शुद्ध लंबे रहेंगे। अब संकर पौधे स्वपरागण से 75% लंबे रहेंगे, जिसमें से 3:1 के अनुपात में, और 25% शुद्ध बौने रहेंगे। और शुद्ध बौना स्वपरागण से हमेशा शुद्ध बौने रहेंगे F3 पीढ़ी। अतः F2 पीढ़ी के पौधे को फिनोटाइप अनुपात F2 पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे द्विसंकरीय क्रॉस, जिसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल एवं पीले बीज कैपिटल RR YY व हरे एवं झुर्रीदार बीज स्मॉल RR और YY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल एवं पीला बीज प्रभावी होते हैं। गोल तथा पीला कैपिटल RR और YY कैपिटल, झुर्रीदार तथा हरा स्मॉल RR और स्मॉल YY। कैपिटल RR YY से निकला है RY गैमिट, और स्मॉल RY बना है गैमिट P1 पैतृक पौधा। अब ये दोनों के क्रॉस कराने से कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल, गोल तथा पीला संकर बीज बना F1। स्वपरागण कराया गया दोनों का, तो गोल और पीला बना स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और दूसरी तरफ गोल पीला कैपिटल R स्मॉल r, दो टाइप के बने, फिर इसमें क्रॉस कराया गया। मादा युग्मक नर युग्मक। तो अब देखिए कैपिटल R, वैसे देखिए ये कोई काम का नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y। तो देखिए RR YY गोल एवं पीला शुद्ध, RR कैपिटल Y एक स्मॉल y गोल एवं पीला अशुद्ध। गोल और पीला अशुद्ध बनने के लिए कैपिटल R ये वाला इधर आ जाएगा, डबल कैपिटल R और Y स्मॉल y, गोल और पीला अशुद्ध हो जाएगा। देखिए वैसे ही कोई काम का नहीं है, समझने की आपको कोई। अतः F1 पीढ़ी के पौधे को फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए, तथा F2 पौधे
F2 पीढ़ी के पौधे में जीनोपॉइंट अनुपात 1:1:1:2:1:4:2:1:1 प्राप्त हुए। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला दूसरा नियम एक संकरी क्रॉस तथा तीसरा क्रॉस पर तीसरा नियम द्विसंकरणी क्रॉस पर आधारित है। अब जीन या जीव या जाति और उसके गुणसूत्र दो एस्को हम पढ़ेंगे। एस्केरिस 2 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर के 6, घरेलू मक्खी के 12, मटर के 14, प्याज के 16, मक्का के 20, टमाटर के 24, मेंढक के 26, नींबू के 18, 36, बिल्ली के 38, चूहे के 40 और चूहे के 42 और गेहूं के 42 होते। खरगोश के 44, मनुष्य के 46 गुणसूत्र है। ये 46 संख्या है और जोड़े 23 होंगे मनुष्य के। आलू के और चिंपैंजी के 48, तंबाकू के 48, घोड़े के 64, कुत्ते के 78 और कबूतर के 80 और टेरिडोफ्राइटस के 1300 से 1600 गुणसूत्र होते हैं। मेंडल के नियम अब हम पढ़ेंगे। मेंडल के नियम तो प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकर करने से प्रथम प्रभावी पीढ़ी के गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य होते हैं या दूसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। पृथक का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लक्षण कारकों जीनों के जड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। अब हम कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे। तो जैसे कि वॉटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। जोहानसेन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारको जीन का बना होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे युग्म विकल्पी अलाइंस, एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। यानी एक ही जीन से विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। सहलगन्यता, लिंकेज, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलगन्यता कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंक सहलग्न जीन, सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिए जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर एवं मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या बार्गन ने 1910 में की थी। मनुष्य में कई लिंग संलग्न गुण होते हैं, जैसे रंग, वर्णनंदिता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोफीलिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष में ज्यादा प्रकट होते हैं। मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन
जेनेटिक्स, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाई जाने वाली आनुवंशिकी पदार्थों को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों में जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेनॉक कहा गया। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20। ऑर्थन कोर्नबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा गुणसूत्र शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे में वे जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X, और आधे वे जिसमें 23वीं जोड़ी का Y गुणसूत्र आता है 22+Y। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। जब निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मजन या जियोगोट्स में 23वीं जोड़ी XS होंगी तथा इससे बनने वाली संतान लड़की होंगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। परखनली परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होती है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग करते हैं। शिशु का कोई भी शिशु है उसका पितृत्व या उसकी पेरेंट्स की जांच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुवांशिक से संबंधित प्रमुख तथ्य। अनुवांशिकी से संबंधित प्रमुख तथ्य तो देखिए, टी.एच. हेक्सले ने जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार कहा है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन शब्द प्रतिपादित किया है। ई स्ट्रॉसबर्गर ने पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किया है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द का प्रतिपादित किया है। डब्ल्यू राउक्स ने भ्रूण विज्ञान की स्थापना की है। डब्ल्यू वाल्टेयर ने क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया है। एच हैरिगल व एच विल्फ्रोथ ने दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया है। डी इवानोवक्सी विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण दिए हैं। ए बीजमैन ने जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत दिया है। ई बुकरन ने इष्ट कोशिकाओं में एंजाइम प्राप्त करके उनसे किण्वन कराया और उन्हें जाइमेज नाम दिया। आल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड शब्द प्रतिपादित किया। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्गों का पता लगाया। टवोर्ट ने जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज की खोज की। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। नॉल व रस्का ने प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। जी डोकोमैन ने सल्फा ड्रग्स की खोज की। ए जी टेंसले ने इकोसिस्टम या पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया। हैंस क्रेब्स ने श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2
इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। S.A. वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक्स की खोज की। J.B. समनर ने एंजाइम यूरियज को क्रिस्टल के रूप में पृथक्करण किया। जॉन सॉल्ट ने पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किया। सॉल्ट टीका कहा जाता है जिसे C.O. मिलर व F.S. मिलर ने कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन्स और साइटोकाइनिन की खोज की। हरगोविंद खुराना ने पुनरावृत्तीय अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से आनुवंशिक कोडों का निरूपण किया। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। रॉबर्ट एडवर्ड ने परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी को विकसित करने की तकनीक विकसित की और रॉबर्ट जॉर्विक ने कृत्रिम हृदय विकसित किया। इन्हीं के नाम पर जैविक 7 नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान, टॉपिक नंबर 5। ठीक है, वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पादपों का वर्गीकरण एक्लर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किया। पादप जगत में अपुष्पोद्भिद या क्राइप्टोगाम्स और पुष्पोद्भिद वर्ग में बांटा। फिर अपुष्पोद्भिद वर्ग को 3 टाइप में बांटा, थैलेफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा 3 टाइप में बांटा है, शैवाल, कवक और जीवाणु। अब हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद वर्ग, जिसमें नग्नबीजी और आवर्तबीजी 2 बटे। फिर आवर्तबीजी को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा। अब हम आगे पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिद पौधा। इस वर्ग के पौधों में पुष्प एवं बीज नहीं होते। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों में शरीर का सुकार्य होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि सभी विभक्त नहीं होते। इनमें संवहन उत्तक नहीं होता। शैवाल एल्गी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सुदृढ़ होता है। लाभदायक शैवाल भोजन के रूप में फोरफाइरा अल्बा, सरगासन, लैमिनेरिया, नोस्टॉक आदि। आगे पढ़ेंगे हम आयोडीन बनाने में, खाद के रूप में, औषधि बनाने में, अनुसंधान में। आयोडीन बनाने में कौन से शैवाल का उपयोग करते तो लैमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। और खाद के रूप में नोस्टॉक, एनाबीना, कैल्प। औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक तथा लैमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया और बोलोनिया आदि। अब नोट, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान में कैबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कवक या फंगी। इनके अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित संकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलेफाइट है, जिसे हाइपी कहा जाता है। हाइपी कवक जाल बनाने के लिए कई हाइपी एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं।
कवक हाइपी पतले नलाकार पारदर्शी सूत्र होते हैं जो कई कवक या तंतु द्वारा जीवद्रव्य से भरे हैं और एक भित्ति से ढके होते हैं। कवक हाइपी निम्न दो प्रकार के हैं। तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।